क्या हुआ कि मेरे यहाँ पिताजी का देहांत हो गया, तो घर में बहुत सारी समस्याएं थी। और घर में मुझे कार्यक्रम को भी अटेंड करना था, मुझे ही देखना था। बड़े भैया का उस समय एक्सीडेंट भी हो गया था, तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। कॉमन प्रश्न ये आता है कि प्रीलिम्स और मेंस में पहले क्या पढ़ें या साथ में लेकर चलें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो प्रिलिम्स के लिए मैंने तो सिनॉप्सिस नहीं बनाए थे, बस मैंने किताबें पढ़ लिया था। लेकिन हाँ, मेंस के लिए आपके शॉर्ट नोट्स बहुत 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 जरूरी हैं। पूरा देखिए, सामान सबसे लगा बड़ी बात उन्होंने कहा, नकारात्मक लोगों से या नकारात्मक ऊर्जा से आपको पूरी तरीके से दूर रहना है। ये मैंने 7-8 सालों से लगातार तैयारी कर रहा था, तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले मैंने निर्माण आईएएस से मतलब कि बुकलेट से मैं जो है वो 2019 के समय, जब एक वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक था ना, जी बिल्कुल, तो उसमें सर ने बहुत अच्छा कंटेंट डाला था, तो वो वाली मेरे को मतलब प्राप्त हुई थी, तो मैंने उससे भी पढ़ा था। नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी का राज्य सेवा परीक्षा का कोई रिजल्ट आता है, तो सभी जो अभ्यर्थी हैं उनमें एक प्रश्न की लहर दौड़ जाती है कि जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन्होंने हमसे क्या अलग किया है, उनकी जर्नी कैसी रही है, उनकी तैयारी कैसी रही और उनकी तैयारी करने का तरीका जो है वो कैसा रहा है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर जो भ्रांतियां और जो भ्रम पूरा फैला हुआ है इस तैयारी को लेकर, उस भ्रम को हम सीधे तरीके से दूर करेंगे और आपको यह सच्चाई बताएंगे कि किस प्रकार जो है तैयारी की जाती है और किस प्रकार उस तैयारी को सफलता में बदला जाता है और सफलता की इबारत को लिखा जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं शुभम राय। स्वागत है शुभम आपका। शुभम राय हैं जो हाल ही में जो राज्य सेवा परीक्षा का रिजल्ट आया है उसमें सहकारिता विस्तार अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं। आज ये अपने सारे अनुभव साझा करेंगे और आपके जो प्रश्न जो आपके मन में हैं वही प्रश्न आज मैं लेकर आया हूं और ये सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि तैयारी का सत्य जो है वो क्या है। शुभम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस फील्ड में, इस सिविल सेवा में आने की प्रेरणा जो है वो आपको कहां से मिली? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे अपनी आवाज़ देने के लिए और बच्चों से जोड़ने के लिए भी आपका आभार। और यदि बात करूं तो मोटिवेशन की या फिर यहाँ से प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, तो जब मैं स्कूल में था, सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ा है, वहाँ पे एक प्रोग्राम होता था मेधावी छात्रों के लिए, एक सम्मान समारोह होता था। वहाँ से एक जो विद्यार्थी थे हमारे सीनियर थे, उनका चयन हुआ था, तो उनसे ही मैंने मार्गदर्शन लिया। उसके बाद मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे थोड़ा बाहर सिटी में जाकर तैयारी करना चाहिए, और मैं फिर जुड़ पाया। और मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लगा, लेकिन उचित मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्गदर्शन के अभाव में आप कई बार थोड़ा चीज़ों को डिले कर सकते हैं, इसलिए मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए, उचित मार्गदर्शन कितना जरूरी है ये शुभम ने बताया। तो शुभम, अभी जैसे आपने बताया कि आपकी जर्नी काफी लंबी रही है, तो क्या इस सफलता से पहले आपको किसी प्रकार की असफलताओं का सामना करना पड़ा? जी, ऐसी बहुत सारी असफलताएं हैं जो मैंने देखी हैं। मैंने 2017 से जर्नी स्टार्ट की थी, और उसके बाद शुरुआत में तो सफलता मिली, फिर बाद में असफलताएं बहुत आई मेरे पास। कोविड भी बीच में लग गया, फिर पहला प्री भी दिया, इंटरव्यू भी पहुंचा, उसमें असफलता मिली, फिर दूसरे वाले में भी इंटरव्यू में असफलता मिली। लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो नहीं, भाग्य से हर बार मेरा मेंस निकला रहा, तो एक मैं रिदम में बना रहा। तो असफलताएं तो मिली, लेकिन उनसे सीखा मैंने। एक पोइट्री है हरवंश राय बच्चन जी की कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो वो वाली जो मोटिवेशन कविता है मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि आपने जब सब कुछ छोड़ ही दिया है तो फिर आप डरिए मत, आपको सफलता जरूर मिलेगी, बस लगे रहिए। चलिए, देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने बताया कि आपके पास खोने के लिए जब कुछ नहीं था, सिर्फ पाने के लिए था, और ये लगे रहे, यानी लगातार जो असफलताओं से इन्होंने सीखा और उसको अपनी सफलता में बदला। जो उसे कहा जाता है करत करत अभ्यास के चढ़मती हुई सुजान, मतलब एक अभ्यास निरंतर शुभम ने किया और आज वो आपको अपनी सफलता की गुर बता रहे हैं। शुभम, एक जो सामान्य अभ्यर्थी जो सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं उनमें एक बहुत कॉमन प्रश्न ये आता है कि प्रीलिम्स और मेंस में पहले क्या पढ़ें या साथ में लेकर चलें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके लिए ऐसा है कि जैसे जो इसके लिए दो भागों में बांटना चाहूँगा मैं, कि एक ऐसे बच्चे जो कि अभी तैयारी अगले साल, जैसे एक साल उनके पास समय है, तो उनके लिए अलग रहेगी थोड़ी सी स्ट्रेटजी। और जो अभी 1-2 बार दे चुके हैं, 1-2 बार उनका 1-2 नंबरों से या 3 नंबरों से प्री रुक चुका है, उनके लिए अलग स्ट्रेटजी रहेगी। तो जैसे जो फ्रेशर्स हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा सबसे पहले, जैसे 1 साल है आपका, 1.5 साल है, तो आप बढ़िया मेंस पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत डीपली पढ़िए, उसको एकदम कहानी के रूप में आप सुन करके रख लीजिए।
और जब जैसे ही प्री आता है तो आप 3 महीने 4 महीने पहले आप प्री पे बहुत अच्छे से फोकस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो ये हो गया आपका फ्रेशर्स के लिए। और जो 1-2 नंबर से रह गए हैं या फिर 2-4 नंबरों से हर बार उनका प्री रुक रहा है, तो वो मुझे लगता है कि उनके ज्ञान में कहीं कमी नहीं है, वो लगभग मुझे लगता है कि हमारे बराबर ही हैं। बस उनकी थोड़ी-सी रणनीतिक भूल कुछ हो सकती है कि वो अपनी असफलताओं से सीख नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा-सा वो अपने जैसे एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है उस पे ध्यान दें। कुछ ऐसे टेस्ट लगाएँ, उनको बार-बार अपनी देखेंगे किस टेस्ट में कहाँ से गलती हो रही है, किस टॉपिक से हो रही है, उनको नोट डाउन करें, उनको बार-बार पढ़ें, उनके एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ और करंट अफेयर्स पे विशेष फोकस करें। तो मुझे लगता है तो ये सिनॉप्सिस कितना मेजर रोल प्ले करता है इस तैयारी में? जैसे मैं मेरी बात करूँ तो प्रीलिम्स के लिए मैंने तो सिनॉप्सिस नहीं बनाए थे, बस मैंने किताबें पढ़ लिया था। लेकिन हाँ, मेंस के लिए आपके शॉर्ट नोट्स बहुत 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 ज़रूरी हैं। क्योंकि वो क्या होता है, जब हमारे पास 6 पेपर होते हैं, जी। 6 पेपर इतने लेंदी हैं कि आप पढ़ोगे तो बार बार भूल जाओगे, मतलब आप पूरा सागर पढ़ लिया है। अब उसको केवल आपको एक लोटे में समूहित करना है। तो उसके लिए आपको क्या सिनॉप्सिस पढ़ना पड़ेगा ताकि आप रिवीजन जल्दी से जल्दी कर पाओ। और क्या होता है, जब 6 दिन आपके पास होते हैं तो आपके पास मैक्सिमम 12 घंटे होते हैं जी। पूरे एक पेपर को पढ़ने के लिए। तो उसके लिए आप इतनी तैयारी रखो कि एक पेपर को आप 12 घंटे में पढ़ पाओ, ऐसे सिनॉप्सिस बना लो। तो मेंस की जो एग्जाम आप बता रहे हैं लगातार 6 दिन होती है, तो इन लगातार 6 दिन में कई बार क्या होता है कि किसी का कोई पेपर एक बिगड़ जाता है, पेपर का कोई पार्ट बिगड़ जाता है, तो उस 6 दिन में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जितना आपने पढ़ा है उतना लगभग लगभग सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। बस आपके स्ट्रेटजी में थोड़ी सी आगे पीछे हो सकता है। तो आप स्वयं को मोटिवेट रखें कि हाँ, हमने पढ़ रखा है, सब अच्छा होगा। और आपको क्या है कि जैसे पेपर देकर क्या है, तो हम क्या होता है क्वेश्चन बनाने लगते हैं, 3 मार्कर खासकर 2 मार्कर जी बिल्कुल। तो उन्हें हमें नहीं मिलाना है। 1-2 क्वेश्चन देख लिया, आप उसको जाने दीजिए। आपको 6 के 6 पेपर आकर के घर में रखने हैं। जब 6 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं आपके, तो आप उसको उठा के देखिए कि आपने कहाँ गलती करी, क्या करी है, उसको आप मैनेज करना है। साथ ही आपके जो 6 पेपर हैं, उनको बीच में आपको ये है ना कि स्ट्रेटजी बनानी है कि पहले पेपर में आपको कितना समय देना है, दूसरे में, और जितना आप डिले होते जाते हैं, जैसे कि आप पहले पेपर में तो थोड़ा मोटिवेट रहते हैं, दूसरे में थोड़ा और कमी, एनर्जी कम होती जाती है, फिर तीसरे में और कमी हो जाती है। तो ऐसे ही आपको तैयारी करना है कि जितना कम समय मिलेगा उतनी अच्छी तैयारी आपको पहले करनी है उसकी, उस पेपर की। आप जैसा कि आपने बताया था आपका हिंदी माध्यम रहा है, तो हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं उनको पेपर 3 अच्छा खासा परेशान करता है। पेपर 3 के लिए आपने क्या रणनीति रखी थी? अभी जैसे मैं 23 वाले के समय तो मैथ्स वाला बैकग्राउंड था और साइंस वाला पोर्शन था, अब तो वो हट चुका है। तो मुझे लगता है कि अब पेपर 3 काफ़ी ईजी हो चुका है। तो अब मुझे तो ये है कि आप उसको पढ़िए, नया सिलेबस जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप स्कोरिंग कर सकते हैं और बाकी जो सेकंड पार्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सचर है। अच्छा। आप उसको सामान्य रूप से भी पढ़ सकते हैं और नंबर अच्छे ला सकते हैं। अच्छा, और जो मेंस एग्जाम में टेस्ट सीरीज का और आंसर राइटिंग का कितना बड़ा रोल है? भैया मैं तो मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ कुछ ऐसे सिलेक्टेड हैं जिन्होंने कहा कि हमने 2-3 ही मेंस के टेस्ट लगाए हैं जी। लेकिन मेरे साथ थोड़ा अलग है कि टेस्ट तो आपको लगाने पड़ेंगे। टेस्ट इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपकी ना एक तो स्पीड बढ़ जाएगी, दूसरी बात आप आपकी कमियों को महसूस कर पाएंगे, कहाँ कमी रह जा रही है। बस आपके पास उचित मार्गदर्शन होना चाहिए, उचित चेकर होना चाहिए कि अच्छे कॉपियों में चेक करके बता पाए कि कहाँ कमी रह जा रही है। आप टॉपर्स की कॉपी देखिए, आपके जिस कोचिंग में या किस इंस्टीट्यूट में आप टेस्ट लगाते हैं उनके टॉपर की कॉपी जरूर देखिए। टॉपर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं, कैसे कम शब्दों में अच्छा लिख पाते हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत आवश्यक है। देखिए यहाँ पर शुभम ने एक बात की कि टेस्ट सीरीज और आंसर प्रैक्टिस काफ़ी आवश्यक है, लेकिन उचित मार्गदर्शन में और उचित तरीके से अगर कॉपी चेक की जाए तब वो टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए एक निर्णायक साबित हो सकती है। और शुभम एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि कुछ अभ्यर्थियों को लगातार मेंस में ये भी समस्या आती है कि उनका पेपर पूरा नहीं हो पाता है, उनका पेपर छूट जाता है, टाइम कम पड़ जाता है। इसको आपने कैसे मैनेज किया? इसके लिए तो मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पे मेंस वाले एक है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे मैंने मेरा सर्च कर सकते हैं ना, वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेंस में हमें कैसे मैनेज करना है कि पेपर कैसे कंप्लीट हो। तो मेरा जो स्ट्रेटजी रहती थी वो सबसे पहले जो है 10 मार्कर और 7 मार्कर। तो सबसे पहले 7 मार्कर आप कर लीजिए, 5-6 7 मार्कर कर लीजिए, आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद 10 मार्कर पूरे कर लीजिए। और यहाँ पे जो 1-2 क्वेश्चन यदि आपका छूट रहे थे, क्योंकि आपको लगभग 11-12 लाइन मिलती है 7 मार्कर में, और आपके पास 2 मिनट का समय भी है, तो आप 2 मिनट में भी आप फ्लो डायग्राम बना करके या फिर आप एक ऐसा चार्ट बना करके आप उसको तैयार कर सकते हो, तो आपका छूटेगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ कि आप 3 घंटे की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, 1.5 घंटे वाली नहीं। 1.5 घंटे होता है केवल फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि स्पीड उन्हें बढ़ानी होती है। जो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए 3 घंटे की टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। 3 घंटे की टेस्ट सीरीज लगाइए। ठीक है। और जो प्रारंभिक परीक्षा आ जाती थी, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्पेशली आपकी क्या रणनीति रही? अब मेरा जो है लगातार 7-8 बार प्री निकला है, तो मेरा स्ट्रेटजी यही रही है कि आप
सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाइए। मेरी स्ट्रेटजी ये रही प्री में कि जैसे एमपी का आपका पोर्शन है, एमपी को क्या करिए आप, एमपी लगभग 50% क्वेश्चन पूछता है और जनजाति जोड़ दिया जाए तो लगभग 55% हो जाता है। तो आपको एमपी सबसे ज़्यादा रटती हैं, वहाँ से लगभग आपको 50 यदि क्वेश्चन आ रहे हैं मैं मानता हूँ, तो आपको 48 से 47 नंबर लाने हैं। वो कर लिया आपने। एमपी की जो है आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका जो जनजातीय वाला पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लिया। और लास्ट की 4 यूनिट आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। कौन सी वाली? एक तो आपको करंट बहुत अच्छे से करना, वहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। आपका आईटी वाला पोर्शन है, 7th यूनिट बहुत छोटी है, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो आप। और 10वीं यूनिट तो ये जनजातीय वाली है। यहाँ से आप 80-85 नंबर कहीं भी नहीं गए हैं यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो वही स्ट्रेटजी, ये आपकी स्ट्रेटजी रही। चलिए, तो एक मुझे ये जानिए कि आपने जो अभी बताया कि आपने काफ़ी समय तक तैयारी की, कई बार आपको असफलता का भी सामना करना पड़ा, तो इस असफलता के दौर में खुद को कैसे मोटिवेट रखा शुभम ने? जब असफलताएं आती है ना, ऐसे मैंने सुना है कि जब असफलताएं आती है तब आप सफलता के बहुत करीब होते हैं, या फिर असफलताओं से सीख जाते हैं। तो आप सफलता के बस एक स्टेप या 2 स्टेप होते हैं जब आप पार कर जाते हो। तो असफलता के समय जब आपको मोटिवेट रखना है तो सबसे पहले तो मेरे साथ में ऐसा था कि मैं कुछ ऐसे जैसे आपको बताया हरवंश राय बच्चन जी हुए, दिनकर जी हुए, इनकी कविताओं को मैं सुनता था, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप मोटिवेट रखते हैं। और आप जिस बैकग्राउंड से हैं, जैसे हम पीएससी की तैयारी करते हैं तो जैसे बड़े बड़े पद होते हैं उनके बारे में आप देखते रहिए। और ऐसे कुछ मित्र होते हैं जो आपके सिलेक्टेड हो चुके हैं, उनसे आप संपर्क में रहिए, उनसे बात करिए, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे। और नेगेटिव लोगों से दूर रहना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है भैया कि यहाँ पर नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपको बढ़ाने वाले केवल 2-3 लोग ही मिलेंगे, आपको गिराने के पीछे पूरा। देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा नकारात्मक लोगों से या नकारात्मक ऊर्जा से आपको पूरी तरीके से दूर रहना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है शुभम ने। इस बात को सभी गांठ बांध दीजिएगा जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी जब शुभम आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने एक बड़ा सा एक गमगीन बात बताई थी कि तैयारी के दौरान आपके पिताजी का निधन हो गया था। वो एक अभ्यर्थी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए अपने पिता का जाना उसको तोड़ देना होता है, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से। उस दौरान अपने आप को कैसे आपने संभाला और कैसे तैयारी की ओर वापस आए? अब क्या हुआ कि मेरे यहाँ पिताजी का देहांत हो गया तो घर में बहुत सारी समस्याएं थी। और घर में मुझे कार्यक्रम को भी अटेंड करना था, मुझे ही देखना था। बड़े भैया का उस समय एक्सीडेंट भी हो गया था, तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी। तो मैंने सारी चीज़ों को मैनेज किया, फिर तैयारी भी की। और सबसे बड़ी बात कि मेरे पिताजी का जो सपना था कि बन के दिखाना, बस मुझे एक ही चीज़ की कमी लगती है कि वो देख नहीं पाए कि मुझे बनते हुए, और रिजल्ट बाद में आया। और मोटिवेट रखने के लिए तो आपको यही करना है कि आपकी परिस्थितियाँ, मतलब आप जब बहुत बुरी परिस्थितियों में होते हो ना, तो आपकी पारिवारिक परिस्थिति जो आपको मोटिवेट रखेगी, आपके माता पिता, आप हमेशा आपके माता पिता की फ़ोटो देखिए, उनके संघर्षों को देखिए, तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। देखिए, जैसा कहा जाता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे होते हैं उनके लिए अपने पिता और माता का संघर्ष ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और वही बात शुभम ने जो है साबित करके दिखाई, और उसी साबित करने के साथ साथ उन्होंने अपनी सफलता की इबारत लिखी। और एक बात जो इन्होंने कही, मैं हमेशा कहता हूं अपने वीडियोस में कि ये जो सिविल सेवा की एग्ज़ाम होती है, ये आपकी अकेले की एग्ज़ाम नहीं है बेटा, ये आपके पूरे परिवार की एग्ज़ाम होती है। जिस समय आप प्री और मेंस को दे रहे होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, उसी समय आपका परिवार भी मानसिक रूप से आपके साथ उसी एग्जाम हॉल में होता है। तो परिवार का मोटिवेशन, परिवार का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या कभी ऐसा लगा इस पूरी तैयारी के दौरान आपको कि अब मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए? ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, मैंने 7-8 सालों से लगातार तैयारी कर रहा था, तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे ऐसे कुछ मित्र थे, कुछ ऐसे मार्गदर्शक थे, और ख़ासकर मेरी माताजी, उन्होंने कभी, मेरे माताजी, मेरे पिताजी और मेरे भैया भी, उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप छोड़ दीजिए। समाज की बातों को मेरे तक आने तक नहीं दिया उन्होंने। मतलब कुछ लोग पूछते रहते थे कि कहाँ हुआ, कितने दिनों से हुआ है, तो एक वो बैरियर बन गया कि उन्होंने वहाँ की जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो मेरे तक नहीं आने दी। सिलेक्शन के बाद मुझे उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसा कहते थे, कुछ लोग वो कहते थे, कुछ लोगों ने कहा कि यार ये इसे बुला लीजिए, तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आपको ऐसा है कि आपको तैयारी लगातार करनी है, किसी भी नेगेटिव व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है, और साथ में अपने दोस्तों का, अपने जो बैकग्राउंड है आपका, वो हमेशा पॉजिटिव रखिए। जो और मैं एक चीज़ और कहूँगा, एक चीज़ आपके माध्यम से, जी बिल्कुल, कि कौटिल्य ने कहा है कि आप आपसे श्रेष्ठ या आपसे एक स्टेप आगे वाले व्यक्ति से आप दोस्ती करिए। मेरा तो ये मानना है, यदि आप जैसे टॉप, आप क्लास में जा रहे हैं, यदि कोई क्लास ज्वाइन करा, क्लास टेस्ट ज्वाइन करा, टेस्ट जो टॉपर्स हैं उनसे आप एकदम संपर्क में आ जाइए। बिल्कुल, उनसे पूछिए कि यार मुझे बताओ, दोस्ती उनसे करना है आपको, है ना। कुछ नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, बात तो है ये, लेकिन आप टॉपर से जितना संपर्क में रहेंगे या फिर जो अच्छे विद्यार्थी हैं, उनसे क्या होता है, आप कुछ ज्ञान सीख सकते हैं।
जब आप एक स्टेप आगे हैं तो आप उसके बारे में सोचेंगे ना कि आपको क्या आगे करना है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप सफलता के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। इसी प्रश्न में मैं एक और प्रश्न डालना चाहूँगा कि आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल भी रहा होगा। जब आपने देखा कि कुछ फ्रेंड्स कोई दूसरी जॉब में सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई वनडे एग्जाम में जा रहा है, किसी ने कोई बिजनेस शुरू कर दिया है, कोई तैयारी छोड़कर कहीं और सेटल हो चुका है, तो जब उनको आगे बढ़ते देखा, उस दौरान अपने आप को कैसे समझाया आपने कि मुझे तैयारी में रहना ही है? जी, इसके लिए एक मेरे जो मार्गदर्शक हैं, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि यदि आप नींबू का झाड़ लगाते हो तो 3-4 सालों में आपको फल देने लगता है, और यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो वो लगभग 15 सालों में या 10 सालों में पेड़ मतलब फल देने लगता है, लेकिन वो आपकी 3-4 पीढ़ियों तक संचित करता है, बिल्कुल। फल देता है। तो आपको बड़े लक्ष्य के या बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बड़े संघर्ष की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से आपने देखा भी होगा कि उनको पछाड़ने में आपको मैक्सिमम 2 से 3 साल लगते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप उससे आगे हो सकते हैं, बस आपका लक्ष्य बड़ा हो। लक्ष्य बढ़ाओ। चलिए, तो एक जो गांव और कस्बों के बच्चे जो शहर में तैयारी करने आते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे शुभम? जी, सबसे पहली बात तो जो गांव के विद्यार्थी हैं, मैं भी बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मेरे यहाँ तो जनसंख्या लगभग 800-900 जनसंख्या मेरे गांव की है, और आसपास से तो मुझे लगता है कि 25-30 गांव में मेरे मतलब पीएससी सेलेक्टेड व्यक्ति ही नहीं है कोई। ओके। तो हर एक आदमी तैयारी कर सकता है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े परिवार से हो, बस मार्गदर्शन की तो उसकी आवश्यकता हो सकती है। और गांव से आने वाले विद्यार्थी को एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जैसे कोई नॉर्म पर तैयारी करने के लिए आता है, तो बहुत बड़े बड़े बैनर देख करके वो ना जाए, बिल्कुल, कि बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले गए आप बैनर देख करके बच्चों, आप पहले थोड़ा समझिए कोचिंग को, एकदम से नहीं कि हम आए तुरंत किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लिया, आप समझिए उसको थोड़ा सा, और निश्चित रूप से ऐसे करिए कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, कुछ उचित मार्गदर्शन की आवश्यकताएं होती हैं, साथ में आप महसूस कर लेंगे, जैसे कि आप डेमो क्लासेस में जा सकते हैं, शुरू में डेमो लगाइए क्लासेस के लेकर के, है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो गांव के विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा वित्तीय आवश्यक कमियां होती हैं। जी बिल्कुल। तो उसके लिए आप ऐसा करिए कि घर से कम लेने के लिए क्या करिए कि एक रूम ले लीजिए छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, और रेंट 2-3 हज़ार में काम हो जाता है, तो काम आप कर सकते हैं, रह सकते हैं, और कोचिंग में तो बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको टेस्ट लगाने हैं, प्रॉपर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेंटर्स की आवश्यकता है। मेंटर की तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि कोचिंग संस्थान में यदि आप जा रहे हैं तो डेमो अवश्य लीजिए। 3 दिन 5 दिन डेमो लेकर ही आपको कोचिंग संस्थान को जो है फाइनल करना है। जो बार बार फेल हो रहे हैं छात्र, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लगातार प्री में फेल हो रहे हैं, या लगातार मेंस में फेल हो रहे हैं, या इंटरव्यू तक जाके आए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, असफलता तो सबको मिलती है, और मुझे लगता है कि यदि किसी मानव को योग्य मानव बनने के लिए असफलता बहुत जरूरी है, क्योंकि असफलताओं से आप सीखते हैं। यदि आप सीख नहीं रहे हैं तो आप बहुत नेगेटिव व्यक्ति हैं, आपकी सफलता कभी नहीं मिलने वाली है। बस आपको असफलताओं से सफलता की ओर जाने के लिए बस आपको उससे असफलताओं से सीखना है कि आपकी कमी कहाँ रहेगी, और असफलता जब मिलती है तो आपको आपके जो घनिष्ठ संबंधी हैं, आपके जो अच्छे लोग हैं, उनके बारे में भी आप परिचित हो पाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो असफलता की कोई परिभाषा नहीं है, और सफलता की भी कोई परिभाषा नहीं है, बस आपको सफलता के लिए लगातार प्रयत्न करने हैं। आप लगातार अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे इतनी चीज़ों को कवर करना है, इतने मुझे टॉपिक हैं वो करना है। तो आप असफलताओं से डरिए मत। असफलता तो मुझे लगता है कि एलन मस्क ने भी असफलता झेली है, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी असफलता झेली है, और बहुत से जो राजनेता हैं या फिर जो भी प्रशासनिक सेवा, बिल्कुल सही, तो उन्होंने भी असफलता झेली है, लेकिन वो आज सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। और एक प्रश्न जो बहुत पॉपुलर भी होता है, लेकिन कोई प्रॉपर तरीके से उसका आंसर नहीं देता है कि एमपीपीएससी में चयन के लिए क्या नहीं करना चाहिए हमें? सबसे बड़ी बात तो आप बहुत सारी नोट्स के चक्कर में मत भागिए। आपने जो नोट्स पढ़ रखे हैं आपने, या फिर जो नोट्स पढ़ रहे हैं आपके पास जो है, वो मुझे लगता है सफिशिएंट है, बस आप उनको कंसाइज करिए। दूसरी बात, भटकाव से बचिए। यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंदौर पे जो बच्चे आते हैं वो भटकाव पे बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। यहाँ का जो, जैसे हम गाँव से आते हैं ना, हमें यहाँ की चकाचौंध में हम जूझ जाते हैं या फिर उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन आपको चकाचौंध से दूर रहना है। जैसे मेरा ये था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, बाकी उसके अलावा 2 घंटे मेरे पास थे। 24 घंटे में से मैं 12-13 घंटे मैं अपने रखता था। 2 घंटे में बिल्कुल चाय पीना दोस्तों के साथ जाता था, क्योंकि आपको फ्रेश बिल्कुल बहुत जरूरी है, तो वो करिए। और मुझे लगता है कि पीएससी में क्या नहीं करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रीलिम्स में आपको क्या नहीं करनी है, ह्यूमन एरर नहीं करनी है, आपको ओएमआर भरते समय गलती नहीं करनी। बिल्कुल। आपको एग्जाम से पहले किसी भी नेगेटिव व्यक्ति से संपर्क से दूर रखना है। कुछ ऐसे सबसे ज़्यादा आपको एमसीक्यूज लगाने हैं और टेस्ट सीरीज लगाने हैं। टेस्ट से भागे मत आप, टेस्ट आपको बहुत जरूरी है। और मैं कहूँगा कि आपको ऑफलाइन लगाना है, यदि ऑफलाइन संभव हो पाए तो बिल्कुल ऑफलाइन लगाइए, क्योंकि आपको ओएमआर भरना है
उस प्रेशर में भरना है तो आप ये करिए, गलती नहीं करिए कि मैं तो कर लूँगा वहाँ जाके, वहाँ आप गलती कर जाएंगे यदि नए बच्चे हैं तो। ऐसे बच्चे शुभम जो 12th के बाद तैयारी करना आना चाहते हैं, जो लगातार फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के बाद तैयारी करना आना चाहते हैं, उनके पास 3 साल हैं अभी, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे अपनी तैयारी शुरू करें और कैसे अंजाम तक पहुँचे? तो बिल्कुल आप, हाँ देखिए, ऐसे बच्चों के लिए तो हो सकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट काम आ जाए, क्योंकि बच्चे क्या होता है जब कॉलेज में होते हैं तो पढ़ने में इतना फोकस नहीं कर पाते, तो उनके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है। तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपको ना लगातार नोट्स मिलते रहते हैं, प्रोवाइड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एक रिदम बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो आप बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, किसी मेंटरशिप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं और आपकी अपनी कोचिंग को आप 3 साल पहले सफल हो सकते हैं। मतलब ये मानता हूँ कि यदि आप 12th में हैं तो आप 12th से ही तैयारी चालू कर दीजिए, आपके सफलता की दर और कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बस मार्गदर्शन की आवश्यकता तो है। इस MPPSC की तैयारी के दौरान आपका सिलेबस और PYQs जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि PYQ आपकी एलिमिनेशन को बढ़ाता है। आपके नए नए क्वेश्चंस जो आयोग ने पूछे हुए हैं या फिर आसपास के जो PCS पूछते हैं, वो क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके 20 से 25% क्वेश्चन तो आपके यहीं से कवर अप हो जाते हैं। जो नहीं बनने वाले क्वेश्चंस हैं कि 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आयोग को भी सारे आंसर उसके पता नहीं होते हैं। बिल्कुल, उनके बिल्कुल। पीछे नहीं भागना है आपको, सबसे बड़ी बात तो उनके पीछे भागना ही नहीं है, क्योंकि वो आयोग आपको प्रेशराइज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। आपका कट ऑफ वैसे भी 90% तो जाता नहीं है, आपका बिल्कुल। 80 के आसपास कट ऑफ जाता है, तो आप उतने नंबर ला सकते हैं। और आपने एक और क्वेश्चन क्या पूछा, मैं उसको रिकॉल करना चाहूँगा कि PYQs और सिलेबस। हाँ, तो PYQ तो आपको लगाने हैं और उनसे सीखना है कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उनको आप नोट डाउन करिए, हॉट टॉपिक बनाइए, उन्हें बार बार पढ़िए, उनके MCQs लगा लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे उसको मार्गदर्शन मिलता है कि आप किस टॉपिक से या किस क्षेत्र से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि मंदसौर से क्वेश्चन आ ही रहा है। बिल्कुल। आप देखिए कि राजधर्मेश्वर मंदिर के बारे में, अभिलेख के बारे में, मतलब एक क्वेश्चन होगा फिक्स है, फिक्स है। नर्मदा नदी से 1-2 क्वेश्चन फिक्स हैं। फिक्स है। और वो आप मैप देखिएगा मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश को पूरा कवर अप करता है वो। मंदसौर इस कॉर्नर में पड़ता है, इस साइड रीवा सतना वाला क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक हमारे सिवनी बालाघाट से आना है क्वेश्चन फिक्स है। मतलब कि आयोग चाहता है कि पूरे मध्य प्रदेश को कवर अप करें मैप के रूप में, यदि ज्योग्राफी में देखा जाए तो वो पूरे मध्य प्रदेश को करता है। और कुछ उसके टॉपिक्स हैं, जैसे नर्मदा नदी हुई, कुछ पहाड़ें हुई, कुछ घाटियाँ हुई, और कुछ ऐसे टॉपिक हुए जैसे मंदसौर से क्वेश्चन आ रहा है ना। तो ऐसे कुछ सिटीज़ हैं, जैसे भोपाल इंदौर से क्वेश्चन फिक्स है, सारा आ रहा है। बिल्कुल। यहाँ कुछ सबमिट हुई है तो वो आएंगे। मतलब ऐसे आप जब आप करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है। देखिए PYQs और सिलेबस कितना जरूरी उन्होंने बताया। शुभम ने कितनी अच्छी तरीके से PYQ और सिलेबस को तैयार किया, उन्होंने आपको मैप के माध्यम से बताया। ये तभी ये लोग निकाल पाते हैं, तभी शुभम निष्कर्ष निकाल पाए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। चाहे आपका उज्जैन हो गया, चाहे MP का पर्यटन हो गया, चाहे जनजातियों के जहाँ से फिक्स प्रश्न है, जनगणना है, वहाँ से प्रश्न आना ही आना है। तो ये PYQ और सिलेबस ही है जो आपको ये बताएंगे कि कहाँ से जो है ये प्रश्न आपको आना है। शुभम, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए सीमित समय है, तो सीमित समय में तैयारी कैसे की जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो जॉब में है तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनको ये करना है कि उनको सिनॉप्सिस बनाना है, क्योंकि उनके लिए सिनॉप्सिस बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो जो जॉब में है, उनके लिए सिनॉप्सिस बहुत ज़रूरी है। चूँकि क्या करिए कि रात को आपके पास 4-5 घंटे मिलते हैं, उसको पढ़िए, उसका सिनॉप्सिस बना लीजिए, और जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप जिस फील्ड में हैं तो उसमें आपकी डेस्क में आप उनको चिपका लीजिए। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं ना जो आपको याद नहीं होते, उनको चिपका लीजिए। जब भी आप थोड़ा फ्री हुए तो आपने देख लिया कि आपके स्टिकी नोट्स में वो लिखा हुआ है, तो आप उसको रिवीजन करते जाइए। और जो गृहिणी महिलाएं हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि जैसे आप खाना बना रही हैं तो आपके किचन में चिपका लिया, बिल्कुल है ना। हाँ, मतलब रोटी बनाते हुए भी देख सकते हैं। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, जॉब के साथ आपको मैनेज करने के लिए आपके पास केवल 4-5 घंटे हैं। तो आप ऐसा करिए कि सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी मेंटरशिप को ज्वाइन आपको करना आवश्यक है, क्योंकि आप वीडियो लगाने का आपके पास समय नहीं है। आप थोड़ा सा यदि क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जाकर के तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले से जॉब में है तो थोड़ा बहुत उसका स्तर अब हो चुका होगा। बिल्कुल। तो बस आपको एक मेंटर की आवश्यकता है और आपको MCQs लगाने हैं। रिवीजन कितना बड़ा रोल प्ले करता है शुभम? बहुत ज़्यादा, मतलब रिवीजन इतना ज़्यादा आवश्यक है कि आपको सफलता और असफलता के बीच में समझ में नहीं आएगा कि वो दरार कहाँ पे है। वो है रिवीजन। है। हाँ, देखिए बताएं कि जी, क्योंकि आप बहुत पढ़ लेते हैं और आप उसका रिकॉल नहीं कर पाते, तो आपका माइंड, क्योंकि अपनी मेमोरी सीमित है, उसको बार बार रिकॉल की आवश्यकता होती है। जैसे हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, बार बार पढ़ लिया है, आपको रट गया है। तो ऐसे ही होता है कि आप जब किसी सिलेबस को, किसी बुक को बार बार पढ़ते हैं ना, आपकी इमेजिनरी जो मेमोरी होती है वो आपके में कहीं ना कहीं सेट होती है, आपको याद भी नहीं होता। बिल्कुल।
तो आप रिवीजन करिए, रिवीजन जितना करेंगे उतनी आपकी परिपक्वता और बढ़ते जाएगी, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा के 2 घंटे जो हम एग्जाम हॉल में होते हैं, मुख्य परीक्षा के 3 घंटे जो हम एग्जाम हॉल में होते हैं, उसमें कैसे संतुलन आपने बनाए रखा और वो एग्जाम प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? जी, अब मेरे साथ ऐसे स्ट्रेटजी होती थी, जैसे प्रीलिम्स में बताऊँ मैं आपको, तो प्रीलिम्स में रहता था कि जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो 15 मिनट पहले क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है। बिल्कुल। तो आप क्या करिए, OMR भरिए और एकदम गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस ले, जो मेरी स्ट्रेटजी थी बता रहा हूँ, गहरी सांस लेता था मैं। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया उसे फाड़ा मैंने, उसके जो जी। निकाला मैंने उसका जो है उसकी पॉलिथिन। और क्या करना है कि आपको पहले से क्वेश्चन नहीं, मेरी जो स्ट्रेटजी थी मैं 20 से खोलता था कि मुझे देखता था कि यार यहाँ से क्वेश्चन यदि सरल है तो मैं वहीं से चालू कर देता था पीछे तक, और यदि टफ आ गया तो मैं अगले 2-3 पेज के बाद खोलता था, ताकि कि क्या आपको सरल से चालू करना है, जहाँ से आपसे बने, क्योंकि आपको ना इसमें एक मेंटेलिटी आपकी बिल्कुल बिल्कुल सही है कि आपसे बन रहे हैं क्वेश्चन। तो ये करते थे, ऐसे करके मैं 3 स्टेप में चालू करता था। पहले स्टेप ये होता था कि पहले मैं वो क्वेश्चन चालू करता था जैसे पूरे मुझे 100% पता है, उन्हें मैं लगा लेता था, पढ़ते जाता था, लगाते जाता था। सेकंड में ये होता था 50-50 वाले क्वेश्चंस, उनको मैं हैंडल करता था। थर्ड में जो है कि तुक्के वाले, कि जिनके बारे में ना आयोग को पता है और ना शायद किसी भी एकेडमी वाले को भी जी। नहीं पता होता है, ना किसी नोट्स में भी नहीं रहता, कई बार तो ऐसे भी होते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आप उनको भगवान का नाम लीजिए और लगा लीजिए, वो किसी को उसका आंसर नहीं पता, बस थोड़ा सा सोचिए आस-पास में, आप जी जी। लगा पाएंगे तो हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए क्या रणनीति रही आपकी? करंट अफेयर्स के लिए तो मेरी जो रणनीति है वो, मैं स्पीडी वाली जो बुकलेट आती है, जो ईयरली आती है, वो पढ़ता था मैं। और जो एग्ज़ाम पीडिया वाली बुकलेट आती है ना, मानसिक, मतलब वो जो एकदम आती है लास्ट टाइम पे, एग्ज़ाम पीडिया की बुकलेट, वो भी मुझे सफिशिएंट लगी। इसके अलावा हर दिन आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है करंट के लिए। हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ लिया और ये 2 चीज़ें कवर कर ली तो आपका नहीं रुक रहा। अच्छा, और आपने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको प्रारंभिक परीक्षा आपकी हर बार निकली, मुख्य परीक्षा भी निकली, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपको सफलता मिली। तो ये जो इस बार आपको सफलता मिली है, तो इस बार इंटरव्यू के दौरान आपने आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा? जी, इस बार माननीय मेहरा सर का बोर्ड था मेरा, तो मैं इस बार थोड़ा सा नर्वस तो था कि 2 बार असफलता मिल चुकी है, लेकिन मैंने खुद को पॉजिटिव रखा कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऊपर वाले का तो आशीर्वाद रहता ही है। जी। तो मुझे लगता है कि आपको आपकी कमियों में काम करना है। असफल और सफलता में सिर्फ यही है कि आप, असफल व्यक्ति अपनी कमियों में काम नहीं कर पाता है तो वह सफल नहीं हो पाता। तो असफलता से सीखना है आपको, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जैसे इंटरव्यू में भी वर्तमान में क्या चल रहा है, थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थोड़ा सा अंदर सदस्य लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा आध्यात्मिक अच्छे से तैयार करिए आप। जैसे मेरा जो हॉबी थी वो वृक्षारोपण थी, मतलब आपको बता रहा हूँ। जी। तो वृक्षारोपण से मेरे से बहुत क्वेश्चन हुए हैं। मेरी जो सरस्वती शिशु मंदिर वाला जो बैकग्राउंड है, जी जी बिल्कुल, वहाँ से भी क्वेश्चन हुए मेरे से, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से कवरअप किया उनके बारे में। मेरे से तो मेहरा सर ने बहुत अच्छा 2-3 बार गुड भी बोला, तो मुझे नंबर भी अच्छे मिले उन्होंने। मतलब मेरे से एक स्लोगन है, स्वमेव मृगेंद्रता, हमारे सरस्वती शिशु मंदिर का ध्येय वाक्य है। तो इसका एक श्लोक पूछ लिया पूरा कि न अभिषेको न संस्कारा शंश्च क्रियते मृग, है ना, विक्रमोर्जित राजस्य स्वमेव मृगेंद्रता। इसका अर्थ ये होता है, मेरे से अर्थ भी पूछा था उन्होंने, कि जो शेर होता है वो जंगल के राजा बनने के लिए कोई विशेष अभिषेक या किसी भी पदवी धारण करने के लिए कोई राजारोहण नहीं होता है, वो अपने शौर्य, साहस और पराक्रम के कारण स्वयं राजा बनता है। तो वही श्लोक उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश भी हुए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक आपका ट्रिगर होता है कि आपको नंबर बढ़ा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो शुभम, जैसा आपने बताया कई बार आपने असफलताओं का सामना किया, परिवार में भी आकस्मिक चीज़ें ऐसी हो गई, घटनाएं घटित हो गई, तो उस असफलता के बाद और ये सफलता के बाद क्या बदलाव देखते हैं, क्या बदला आपके जीवन में? जब रिजल्ट सबसे पहले PDF में नाम आया तो मुझे खुशी तो हुई, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा, मैं पर्सनल बताना चाहूँगा कि मुझे लगा कि यार छोटी सी पोस्ट है, लेकिन मेरे दोस्त लोगों ने सब कुछ लेके आ गया, बैंड बैंड, तो उन्होंने कहा कि भैया आप 2 दिन बाद सोचेगा, आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो आप डिप्टी कलेक्टर के बराबर ही हैं, क्योंकि यहाँ पर PDF में नाम आना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फिर जैसे ही बैंड बजे तो मैं नाचना चालू कर दिया। मैंने सोचा कि जो भी हो आप जाने दीजिए, अभी तो अभी एंजॉय करिए, प्रेजेंट का मोमेंट आप करिए। तो मैंने जो चेंज होते देखा भैया, मतलब PDF में नाम आने के बाद, तो मैंने अपनी माँ से सबसे पहले फ़ोन लगा के पूछा कि आपको याद आ रहा है कि आपको क्या क्या संघर्ष झेले, आपने इतने संघर्ष दिए, आपने कितनी चीज़ों को मैनेज किया। तो बोले मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, और सच बता रहा हूँ, मैं अभी आपको यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने लाइब्रेरी में कितने घंटे गुजारे हैं, मतलब कहना चाहिए कि अपने आधा DNA तो अपने लाइब्रेरी में ही दे दिया है जी। तो इतने घंटे गुजारने के बाद वो सब चीज़ें मुझे सब याद नहीं आती हैं, क्योंकि सफल हो जाता है आदमी तो याद नहीं कर पाता, लेकिन असफलताओं में सारी चीज़ों से सीखना है आपको। तो सफलता के बाद आप कहते हैं ना कि आपको पे करना है। जैसे कि ना एक चीज़ और बता रहा हूँ, जल्दी बताना चाहूँगा। नहीं बिल्कुल बताएं कि आप सफल होने के लिए सब कुछ त्याग दीजिए और जितनी मेहनत कर सकते हैं वो करिए।
क्योंकि जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो आपकी सारी मेहनत, सारी चीज़ें, सारे संघर्ष आपको बहुत छोटे लगने लगते हैं। और ये मैंने महसूस किया, इसलिए बता रहा हूँ। और एक बात और कि जो माता-पिता हैं, उनको अपने बच्चों को सीमित संसाधन देने चाहिए, क्योंकि सीमित संसाधन व्यक्ति को सफलता की दर को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब कंफर्ट में आप होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे माता-पिता को ये सोचना चाहिए कि थोड़ा आप सीमित भेजें बच्चों को, मतलब थोड़ा-सा कंट्रोल माता-पिता का बहुत ज़रूरी है। सीमित संसाधन देंगे तो वो समझ पाएँगे कि क्या वैल्यू है चीज़ों की, और वो अच्छा कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें, एक तो माता-पिता का सहयोग देना है और सीमित संसाधन देने हैं, साथ ही आपको आपके कमियों में काम करते हुए काम करना है। देखिए, जैसा कि शुभम ने बताया कि जो सफलता है वो आपसे तप और समर्पण मांगती है। समय, तप, समर्पण शुभम ने भी दिया और आज वो अपनी सफलता की कहानी जो है वो आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। और उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप भी इसी प्रकार का तप और समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति रखेंगे, तो एक दिन आप भी जो है वो अपनी सफलता की कहानी अन्य अभ्यर्थियों के साथ साझा करेंगे। शुभम, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि आपकी इस तैयारी के दौरान निर्माण आईएएस का सहयोग आपको कहाँ कहाँ मिला और क्या क्या आपका सहयोगी रहा निर्माण आईएएस? जी। जैसे निर्माण आईएएस तो काफ़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और काफ़ी अच्छे सर का जो मार्गदर्शन है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। सबसे पहले मैं निर्माण आईएएस से मतलब कि बुकलेट से मैं जो है वो 2019 के समय, जब एक वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक था ना, जी बिल्कुल। तो उसमें सर ने बहुत अच्छा कंटेंट डाला था, तो वो वाली मेरे को मतलब प्राप्त हुई थी, तो मैंने उससे भी पढ़ा था। उसके पश्चात कोविड के बाद जब 2020 में नया सिलेबस आया था, तो सबसे पहले निर्माण आईएएस ने ही बुकलेट निकाली थी, तो मैंने बहुत सारी बुकलेट पढ़ा हुआ है। और अभी तो मैं समाजशास्त्र की कुछ बुकलेट्स निर्माण की पढ़ रहा हूँ, तो मेंस के लिए तो बहुत कारगर चीज़ें हैं, मतलब अच्छी कंटेंट है, थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और दूसरी बात शुभम कि इस सफलता का श्रेय जो है वो आप किसे देना चाहेंगे? माता पिता, शिक्षक गण, मतलब क्या आपको लगता है कि किसने आपकी सफलता में पूरा सहयोग किया? सबसे पहली बात तो मैं माता पिता को, मतलब भगवान से भी ज़्यादा मैं माता पिता को देना बिल्कुल चाहूँगा, बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले तो आपके माता पिता ही हैं जो आपको उस योग्य बनाते हैं, आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो सबसे पहले तो मैं माता पिता को देना चाहूँगा। उसके बाद जो है ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं यहाँ पर आ पाया, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसके पश्चात मेरे भैया हैं, मेरे जो गुरुजन हैं, मेरे जो कुछ ऐसे मित्र हैं जो जिन्होंने मुझ पे विश्वास रखा। कुछ लोग ऐसा होता है ना, जैसे हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हमें सकारात्मकता जी बिल्कुल। देते हैं कि आप कर पाएंगे, आप कर लेंगे। कुछ ऐसे मित्र हैं मेरे, और बहुत अच्छे मेरे सहपाठी लोग हैं, उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया। और कुछ ऐसी परिस्थितियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे असफल किया और मुझे योग्य बनाया। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो परिस्थितियाँ भी चलिए बहुत देखिए, तो इम्पोर्टेंट हैं। ये हमने आज जो बात की शुभम राय से की, जो सहकारिता विस्तार अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं और अभी आपके साथ उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, जो शुभम ने बातें बताई कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति तप और समर्पण का भाव रखना पड़ेगा, आपको एक अच्छे उचित मार्गदर्शक के साथ एक उचित स्ट्रेटजी बनानी होगी, और उचित स्ट्रेटजी के साथ आपके परिवार का सपोर्ट और आपके लक्ष्य के प्रति आपका कितना समर्पण है, ये बात तय करेगी कि आपकी सफलता जो है वो कितनी जल्दी आपको प्राप्त होगी। सफलता तो आपको प्राप्त होगी बेटा, लेकिन कितनी जल्दी आप उसको पाने के लिए लालायित होते हैं और कितनी जल्दी आप उसको पाने के लिए अपना तप और समर्पण जो है वो दे सकते हैं, उतनी ही जल्दी सफलता जो है आपको प्राप्त होगी। आपने देखा शुभम को कि कितनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद, इतनी असफलताओं के बावजूद व्यक्ति ने हार नहीं मानी और आज अंततः उस पद पर सिलेक्ट हुए हैं और आज आपके साथ अपनी कहानी को साझा कर रहे हैं। और मैं एक और बात बताते चलूं कि 2025 का मेंस भी शुभम को लिखना है, यानी कि अभी उनकी जो राह है, उनका लक्ष्य जो है वो यहाँ भी रुका नहीं है बेटा, अभी वो वापस लिखेंगे और हो सकता है अगली बार वो एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में भी आपके साथ अपने अनुभव को साझा करें। यही निर्माण परिवार की आशा रहेगी। आगे भी जुड़े रहिएगा इसी प्रकार की अन्य स्टोरी के लिए। धन्यवाद।